जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने अपने 5000 सब्सक्राइबर मात्र 2 महीने में पूरे कर लिए और हम लोगों ने 2 महीने में 15000 घंटे भी पूरे कर लिए, जो कि एक फर्स्ट टाइम किसी भी यूट्यूबर के लिए एक चैलेंज होता है। और आप लोगों ने ऐसा सहयोग दिया कि मुझे 4000 घंटा पूरा करने में तो समय लगा ही नहीं। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए और मैं भी आप लोगों के लिए निरंतर अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। आज मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन सही कराने का पूरा जिम्मा लेके आया हूं और आज आपको पढ़ाऊंगा क्रिया, हिंदी का एक बड़ा ही विशेष टॉपिक, जिससे हर बार अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, नाम धातु जो भी क्वेश्चन बनेगा आपके दाएं बाएं से होकर के नहीं गुजर पाएगा। हर एक शब्दावली को बड़ा ही बारीक तरीके से समझाऊंगा। ध्यान पूर्वक पढ़िए और ध्यान पूर्वक यहाँ के 2 प्रश्नों को हल करिए। आइए देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मोटे मोटे शब्दों में, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है में क्रिया क्या है? राम है। अरे बाबू इतना आसान नहीं है। राम होगा संज्ञा और राम पढ़ता है, जो काम कर रहा है वो क्रिया है। पढ़ना क्रिया है, लिखना क्रिया, उठना क्रिया है, बैठना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है। मतलब जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का डेफिनेशन समझ में आया कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं क्रिया। क्रिया अगर बात की जाए क्रिया की, तो कर्म के आधार पर अगर क्रिया को देखा जाए तो कर्म के आधार पे 2 प्रकार की होती है, पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में यहां से एक प्रश्न का आना एकदम 100% तय है और मैं आपको बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इन दोनों कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। टेंशन फ्री रहिए। दूसरा देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की होती है। पहला देखिए संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्णकालिक क्रिया, 5वां सहायक क्रिया, 6वां कृदंत क्रिया, 7वां सामान्य क्रिया, 8वां सजाति क्रिया। उम्मीद है अगर आपके पेपर में आया कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है तो 2, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है 8, अर्थ के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है 11। सभी चीजों को मैंने ध्यानपूर्वक बता दिया है, ध्यान में बैठा लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से कि डेफिनेशन देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं, मतलब वचन बदला तो क्रिया भी बदल गई। खेलना, खेलते, खेलेंगे, ये सब बदलता है। जैसे राम खाता है, राम और श्याम खाते हैं। जैसे 2 लोग आए, खाता खाते में बदल गया। जैसे लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। समझ में आ रहा है ना? वचन बदलने से क्रिया क्या हो जा रही है? बदल जा रही है। और जिस पर लिंग वचन कारक विभक्ति के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। किसी विकारी शब्द से किसी कार्य का करना या होना जब पाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया 2 तरह की होती है कर्म के आधार पर। एक होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक। एक होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक। क्या होता है अकर्मक, क्या होता है सकर्मक? जैसे देखिए मैं आपसे कह रहा हूं सोना, सोना क्या है? अकर्मक है कि सकर्मक है? अकर्मक है कि सकर्मक? सोने से किस पे प्रभाव पड़ेगा? हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर खाना, सोना खाना, दूसरा मैंने लिया खाना, खाने से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि खाने के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? अगर आम खा रहे हो तो आम को खाओगे तो आम खत्म हो जाएगा ना, कि तुम खत्म हो जाओगे। तो जब आपके कार्य का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, जब आपके कार्य का प्रभाव कर्म पे पड़ता है तो सकर्मक। जब आपके कार्य का प्रभाव आपके ऊपर स्वयं पड़ता है तो उसको कहते हैं अकर्मक। दूसरे लाइन में अगर हम समझे तो ये भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है वो सदैव क्या होते हैं? अकर्मक होते हैं। लेकिन जिन वाक्यों में कर्म होता है वो क्या होते हैं? सकर्मक होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी कहाँ उड़ता है? आकाश में, इसमें कर्म है।
कहाँ उड़ता है? आकाश। लेकिन उसके उड़ने से क्या आकाश घट रहा है, बढ़ रहा है, प्रभावित हो रहा है? नहीं हो रहा। तो कर्म होते हुए भी पक्षी आकाश में उड़ता है, ये क्या है? अकर्मक है। आइए बारीक बारीक चीजों को समझाता हूं, देखते हैं हम लोग ध्यान से कि अकर्मक जैसे दौड़ना, रोना, सोना, कूदना, जाना, हंसना, चलना। जैसे बच्चा दिन भर हंसता है, बच्चा दिन भर रोता है। अच्छा ये बताइए मुझे, बच्चा दिन भर रोएगा तो दिन भर रोएगा तो क्या रोने से उसके क्या दिन पे प्रभाव पड़ेगा? दिन रुक जाएगा? नहीं होगा कुछ। लेकिन अगर मैं कहूं कुत्ता सड़क पर दौड़ता है, अगर सड़क पे दौड़ता है तो सड़क क्या होगी? पुरानी होगी ना, सड़क की गिट्टी उखड़ने लगेगी, कुछ समय के बाद सड़क पुराना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उस दौड़ने से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि खाना, पीना, तोड़ना, फाड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सारी की सारी चीजें सकर्मक। ये देखिए दौड़ना, आकाश में दौड़ा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन शब्दों को देख करके आप निर्धारित नहीं कर सकते अपने जीवन में कि हर शब्द का आप सकर्मक अकर्मक बता पाइए, लेकिन हाँ आप उसका प्रयोग करके जरूर निर्धारित कर सकते हैं। आइए मैं प्रयोग करना सिखाता हूं। जैसे आप देखते हैं ना, समास में मैंने बताया था पीतांबर को देखते ही पीला है जिसका अंबर, कर्मधारय समास। लेकिन पीतांबर विष्णु जी, तो दो दो उत्तर मिलते थे। ऐसे ही इन शब्दों को देखेंगे ना तो क्लियर नहीं हो पाएगा, पूरा देखेंगे ना तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। आइए दिखाता हूं आगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि संश्लिष्ट और विश्लिष्ट में क्या अंतर होता है। देखिए संश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है और विश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है। ध्यान से देखिए, संश्लिष्ट विभक्ति सर्वनाम से मिलाकर विभक्ति का लिखना क्या होता है? सर्वनाम के साथ जब किसी वाक्य को लिखा जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग संश्लिष्ट। स से संश्लिष्ट, स से सर्वनाम। जैसे उसने खाना खाया, मैंने दूध पिया। अगर मैं कहूं राम ने खाना खाया तो ये क्या हो जाएगा? विश्लिष्ट। जब संज्ञा के साथ कोई वाक्य लिखा जाता है तो उसको कहते हैं विश्लिष्ट, और जब सर्वनाम के साथ कोई वाक्य लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं संश्लिष्ट। आइए देखते हैं आगे हम लोग। संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति क्या हो? अलग हो। समझ में आ रहा है? ये तो मैंने बता दिया, जब संज्ञा के साथ किसी वाक्य को लिखा जाएगा तो वो क्या होगा? विश्लिष्ट होगा। रवि, सीता, राम। राम को खाना दो, सीता ने चिड़िया पकड़ी, रवि ने दूध पिया, तो ये क्या हो जाएगा? विश्लिष्ट। आगे देखते हैं हम लोग धातु क्या होते हैं। धातु को समझते हैं पूरा डिटेल में अच्छे से। धातु क्या होते हैं? धातु वे मूल शब्द होते हैं, धातु वे मूल शब्द होते हैं जिसमें हम लोग ना प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण करते हैं, जिसमें हम लोग ना प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बोला राम, राम में मैंने ना लगाया, रामना, कोई क्रिया बनी नहीं, तो मतलब ये धातु नहीं है। जिसमें मैं लगा दूं ना और क्रिया बन जाए वो धातु है। जैसे लिख में मैंने ना लगाया तो क्या बना? लिखना। लिखना क्या है? लिखना में लिख क्या है? धातु है, और लिखना क्या बन गया? क्रिया बन गया। मतलब जिन शब्दों में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है वे मूल शब्द क्या होते हैं? धातु होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे लिखना में क्या है? लिख, पढ़ना में क्या है? पढ़, उठना में क्या है? उठ, बैठना में क्या है? बैठ, खाना में क्या है? खा। ये सब क्या है? धातु है, और ना प्रत्यय लगाने से किसमें परिवर्तित हो गए हैं? क्रिया में। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे धातु के दो भेद होते हैं, एक मूल धातु होता है और एक यौगिक धातु होता है। जो मूल धातु होता है उसे हम लोग कैसे जानेंगे? मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब जब हम लोग कहेंगे पढ़, लिख, खा, पी, देख, मैंने कहा ना इसमें अभी प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, ये स्वतंत्र अवस्था में जब है तो इसको हम लोग कहते हैं मूल धातु। इन्हीं से हम लोग बना सकते हैं पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना। लेकिन हम लोग ना जोड़ देंगे तो ये धातु से क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग कि यौगिक धातु क्रिया क्या होती है। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनी क्रिया को हम लोग कहते हैं यौगिक धातु क्रिया। जैसे उठना, बैठना, उठ, बैठ, उठना, बैठना, रोना, धोना, चलना, फिरना, चल देना, रो, पढ़ना, ये सब क्या है? यौगिक धातु क्रिया। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद यूपी पुलिस में यहां से आपका 1 नंबर फिक्स है। तो बाबू ध्यान पूर्वक आंख गड़ा करके आप वीडियो को देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। मैं जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे वैसे समझिएगा। ध्यान पूर्वक देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं कि देखिएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल
कर्ता में ही रहता है, मतलब कर्ता पे ही पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसे क्रिया को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर हमें बहकाने के लिए कर्म देता है, लेकिन क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर नहीं पड़ता है, इसलिए वाक्य क्या रह जाता है? अकर्मक। जैसे देखते हैं, पहचान, जिस वाक्य में क्या का उत्तर न मिले, जिस वाक्य में क्या का उत्तर न मिले, हम जान जाएंगे कि उस वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं है। जैसे बालक पक्षी उड़ता है, तो पक्षी कहाँ उड़ता है? नहीं दिया हुआ है, तो ये सीधे सीधे देखने से हमको महसूस हो रहा है कि ये वाक्य कैसा है, तो ये वाक्य है अकर्मक। अगर मैं कहूं पक्षी आकाश में उड़ता है, तो भी आकाश के ऊपर उसके उड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो भी जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, इसके उड़ने से आकाश प्रभावित नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं इसके बगल में एक और लिख देता हूं, जैसे मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। अगर ये खाएगा तो आम क्या होगा? घटेगा ना। तो मोहन आम खाता है, तो खाने से आम प्रभावित हो रहा है, जब प्रभावित होगा तो सकर्मक। जब इस कार्य से देखिए आकाश में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे वाक्य क्या होंगे? अकर्मक। वरुण टहलता है, कहाँ टहलता है? कुछ अता पता नहीं है, तो क्या है? अकर्मक। कुत्ता भौंकता है, कर्म नहीं है, कुत्ता दिन भर भौंकता है तो भी अकर्मक, कुत्ता भौंकता है अकर्मक। वे सो रहे हैं, दिन भर सोए, रात भर सोए, इससे क्या फर्क पड़ता है? वे सो रहे हैं, सीधे सीधे बस कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे वाक्य क्या होंगे? अकर्मक होंगे। जैसे कुछ बालक हंस रहे थे, पक्षी उड़ता है, मीरा जोर से हंस रही थी, सांप रेंगता है। अगर दिया होता कुछ रेंगने वाला जगह दिया होता, कहाँ रेंगता है, कैसे रेंगता है, तो एक बार सोच सकते थे, लेकिन अभी तक ये सारे के सारे जितने भी दिए गए हैं सबके सब क्या है? अकर्मक है, जिनमें भी कि कर्म नहीं दिया गया। इसमें कर्म दिया गया था, लेकिन इस क्रिया का प्रभाव कर्म पे नहीं पड़ रहा है, जिस कारण से ये वाक्य भी क्या है? अकर्मक है। आगे देखते हैं हम लोग कि जैसे राजेश दौड़ता है, बच्चा बिस्तर पर सोता है, मेघनाथ चिल्लाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ये सारी चीजों को समझाई दिया है। मतलब जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, या फिर किसी वाक्य में कर्म नहीं होता है, तब वो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य सदैव अकर्मक होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि जैसे आगे देखते हैं कि क्रिया क्या, ये अगर हम लोग देखें तो हम लोग अब दूसरे पार्ट में इसको, जैसे मैं 2 पार्ट में बांट करके पढ़ाता हूं हमेशा से, तो एक पार्ट आपको मैंने समझा दिया पूरी तरीके से, उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। मैं दूसरे पार्ट को भी इसी वीडियो में समाप्त कर दूंगा, एक ही वीडियो में मैं पूरा इस बार कंप्लीट कर दूंगा आपको। जैसे सकर्मक, जैसे मैंने कहा सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक में देखिए क्या अंतर होता है। ये सकर्मक और अकर्मक नाम क्यों लिखा गया इसका? देखिए अकर्मक कहने का मतलब सकर्मक यानी कर्म के साथ, और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। जिसमें कर्म नहीं होता है उसे कहते हैं अकर्मक, जिसमें कर्म होता है उसे कहते हैं सकर्मक। कर्म के साथ, बिना कर्म के। जैसे जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़े, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर न पड़ के किस पर पड़ता है? कर्म पर। शुरू से बताता हो रहा हूं, मोहन आम खाता है, उस खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है, मोहन पर नहीं पड़ रहा है। जब वही कह रहा है ये, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? सदैव सकर्मक होते हैं। ऐसे वाक्य क्या होते हैं? सकर्मक होते हैं। आगे देखते हैं कि ये जो सकर्मक होते हैं, देखिए सकर्मक क्रियाओं में ही कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक जो वाक्य होते हैं उसमें कर्म की आवश्यकता होती ही होती है। आगे देखते हैं जैसे कि देखिए इसमें भी 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं, जैसे एक कर्मक और द्वि कर्मक। कभी कभी वाक्य में एक कर्म होता है और कभी कभी वाक्य में 2 कर्म होता है, तो एक कर्मक को अलग करके पढ़ लेंगे और द्वि कर्मक को अलग करके पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं हम लोग कैसे। जैसे कि लिखा हुआ है कि शैली पुस्तक पढ़ रही है। शैली क्या पढ़ रही है? तो शैली पुस्तक पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है इस वाक्य में? पुस्तक इस वाक्य में क्या है? कर्म है। जब किससे ये सब प्रश्न किया जाए, क्या पढ़ रही है, किसको पढ़ रही है, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वो कर्म होता है। जैसे
रीना खाना खा रही है। रीना क्या खा रही है? खाना खा रही है। अच्छा, पढ़ रही है तो पढ़ने से पुस्तक प्रभावित होगा ना, पुराना होगा, फट जाएगा, ये सब होगा, इसलिए प्रभावित हो रहा है, इसलिए ये क्या है? सकर्मक। रीना खाना खा रही है, खाने से खाना घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। विकास ने खिलौना खरीदा, खरीदा खिलौना, खिलौना पुराना होगा। सविता फल खाती है, फल खत्म हो जाएगा खाने से। अध्यापक लड़के को पीटा, पीटेगा अध्यापक जब लड़के को, तो जो लड़का है उसका बेचारे का गाल लाल हो जाएगा, फूल जाएगा। भंवरा फूलों का रस पी रहा है तो फूलों का रस क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब आप लग रहा है मुझे आइडिया आपके दिमाग में आ गई होगी कि जब कभी भी कोई भी वाक्य में कर्म का प्रभाव, अरे क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक, और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है, कर्म होता ही नहीं है, कर्म होता है तो प्रभावित नहीं होता, तो उस समय अकर्मक। आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से कि एक कर्मक क्रिया, ऐसा सकर्मक वाक्य जिसमें एक ही क्रिया हो और एक ही कर्म हो, तो क्रिया तो एक ही रहेगी। कभी कभी दो दो कर्म आ जाते हैं, दो कर्म वाला अभी पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान पूर्वक एक कर्मक और द्वि कर्मक को समझ लीजिए। ध्यान से देखिएगा, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे नौकरानी झाड़ू लगा रही है, नौकरानी क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है। आकाश गाना गा रहा है। अब इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो गाना बेचारा, गाने से इसके गाना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। गाने की वैलिडिटी होती है 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट का गाना होता है। गाया जाएगा तो वो बढ़ता थोड़ी जाएगा, घटता जाएगा, तो प्रभावित हो रहा है। जैसे रवि फिल्म देख रहा है, फिल्म को देखोगे भाई तो धीरे धीरे फिल्म घटने लगेगी ना, समाप्त हो जाएगा। जब प्रभावित होगा तो जान जाना सकर्मक है। प्रदीप खाना खाता है तो खाना समाप्त हो जाएगा। द्विकर्मक को देखते हैं। जिन सकर्मक क्रिया में एक साथ दो दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए, इसमें बहुत सारे बच्चे पकड़ नहीं पाते, ध्यान से देखिएगा। श्याम ने राधा को रुपए दिए, क्या दिए? रुपए दिए। किसको दिए? राधा को दिए। क्या किसको? दोनों से उत्तर मिल रहा है, तो क्या और किसको? दोनों से उत्तर, दो दो कर्म है। तो जान जाइएगा, जब किसी को कुछ दिया जाता है तो लेने वाला व्यक्ति भी कर्म की तरह काम करने लगता है उस वाले वाक्य में। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए, तो किसने रुपए लिए? राधा ने लिए, तो राधा भी कर्म की तरह कार्य करेगा। और क्या लिया? रुपया लिया, तो दो दो कर्म है। इसी तरह से अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, किसको हिंदी पढ़ाई? छात्रों को। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई, तो दो दो कर्म है। जब दो कर्म रहेगा तो द्विकर्मक, जब एक कर्म रहेगा तो एक कर्मक। उसी तरह से मीरा अपने भाई के साथ फिल्म देखती है, क्या देखती है? किसके साथ देखती है? दोनों उत्तर है। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, क्या दिया? दान दिया। किसको दिया? ब्राह्मण को दिया। राम लक्ष्मण को गणित सिखाता है, क्या सिखाता है? गणित। किसको सिखाता है? लक्ष्मण को। छात्र ने अध्यापक को कॉपी दिया, क्या दिया? कॉपी। किसको दिया? अध्यापक को। हमने मोहन से मकान खरीदा, क्या खरीदा? मकान। किससे खरीदा? मोहन से। उम्मीद है रटा गया होगा, द्विकर्मक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आइए अब मैं आपको कुछ अतिरिक्त चीजें बताता हूं जो कि ये भी पेपर में कभी कभी आ जाती हैं। अगर समझ में आ रहा है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसको, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। ध्यानपूर्वक देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं, सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको धीरे धीरे मैं बताता जा रहा हूं। आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जब कोई क्रिया को दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। आगे देखते हैं हम लोग संयुक्त क्रिया के आगे से। जैसे वह खाने लगा, तो देखिए खाने लगा। मैंने किताब पढ़ ली। माता जी ने प्रसाद बांट दिया, दो चीजों के साथ बना रहा है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। संयुक्त क्रिया तो वैसे भी आसान होता है, उठना बैठना, चलना फिरना, कूद पड़ा, उड़ा करती है, होने लगती है, जैसे दो क्रियाएं एक साथ आ जाए, समझ में आ रहा है ना, तो उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। आगे देखते हैं हम लोग कि अब अर्थ के आधार पर क्रिया, एक एक लाइन का है बाबू, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आजकल परीक्षाओं में बड़ा ट्रेंडिंग पे है। तो ये डायरेक्ट जो वाक्य कहता है उसी के आधार पर क्रिया का उत्तर दे दिया जाता है। ध्यान से देख लीजिए, एक एक लाइन का बस है। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे आरंभ बोधक, ऐसे वाक्य जिससे किसी कार्य के आरंभ होने का बोध होता है तो उसको आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे लक्ष्मण खेलने लगा,
वह बैठे बैठे सोने लगा, सोना आरंभ कर दिया है, वो खेलना आरंभ कर दिया है, तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे? आरंभ बोधक। समाप्ति बोधक, जब किसी वाक्य में, वाक्य को पढ़ने से किसी कार्य को समाप्त होने का बोध होता है, उसको कहते हैं समाप्ति बोधक। राधा खा चुकी है, छात्र कक्षा से जा चुके हैं, समझ में आ रहा है ना? कार्य क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, तो समाप्ति बोधक। ये देखिए अवकाश बोधक। अवकाश बोधक जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल का बोध होता है, जैसे माला सो न पाई, लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया, समय अंतराल का बोध हो रहा है ना। आगे देखते हैं, जैसे अनुमति बोधक, किसी से आज्ञा ले रहा है, उसे जाने दो, उसे जाने दो, अनुमति दो भाई, राधा को बोलने दो, राधा को बोलने दो, ठीक है ना। अनुमति बोधक होता है ये। जैसे नित्यता बोधक, इससे किसी कार्य की निरंतरता का बोध होता है। किसका बोध होता है? निरंतरता। नदी बहती रहती है भाई, निरंतर नदी बहती रहती है। हवा चल रही है, हवा चलती रहती है, तो ये क्या है? निरंतरता का बोध करा रहता है, तो इसको कहते हैं नित्यता बोधक क्रिया। आगे देखते हैं हम लोग आवश्यकता बोधक, इससे किसी कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। मोहन को इस काम को जल्दी करना चाहिए, इस काम को जल्दी करने की आवश्यकता है उसको। मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ता है, बड़ी आवश्यकता है कि रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ रहा है बेचारे को। आगे देखते हैं निश्चय बोधक, इससे किसी क्रिया की निश्चितता का बोध होता है। जैसे तुम देर करोगे तो मैं चल बनूंगा, ठीक है ना। निश्चित बताओ कि तुम आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे भाई, नहीं तो वो चली जाएगी तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी जीवन लीला अधूरी रह जाएगी। जल्दी से आ जाओ, ठीक है। आगे देखो, तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा, ये क्या है? निश्चय बोधक। आगे देखिए इच्छा बोधक। इच्छा बोधक कहने का मतलब इसे किसी कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। अब मैं सोना चाहता हूं, मेरी इच्छा है किसकी? सोने की। सोने की तो इच्छा हर भारतीय की है, वो हर भारतीय चाहता है कि वो सोए, कुछ ना करे, लेकिन भाई इसको क्या कहेंगे? इच्छा बोधक क्रिया कहेंगे। वह घर जाना चाहता है, सब काम करके घरे जाना चाहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा इसको हम लोग कहते हैं अभ्यास बोधक। इससे किसी क्रिया के करने का क्या होता है? अभ्यास। वह पढ़ता रहता है, पढ़ने का अभ्यास कर रहा है। गणेश खेलता रहता है, वो खेलने का अभ्यास कर रहा है, तो इसको अभ्यास बोधक कहते हैं। शक्ति बोधक क्रिया, इससे क्रिया करने की शक्ति के भाव का बोध होता है। राम चल सकता है, सीता बोल सकती है, उसके अंदर शक्ति है भाई कि वो बोल सकता है, वो चल सकती है, वो कूद सकती है, मैं भी निबंध लिख सकता हूं, मेरे अंदर वो क्षमता है, शक्ति है। आगे देखते हैं ध्यान से, पुनरुक्त बोधक कहने का मतलब जब दो समर्थक और समान ध्वनि की क्रियाएं एक साथ योग करके सामने प्रस्तुत की जाए, जैसे पढ़ाई लिखाई, आया जाया, इधर उधर। देखे राम पढ़ाई लिखाई करता है, सीता प्रायः विद्यालय आया जाया करती है। जैसे मैं रोटी बोटी खाया करता हूं, जैसे राधा गोबर सोबर फेंका करती है। तो दो देख रहे हैं ना, पुनरुक्ति बोधक टकराने वाले शब्दों का यूज किया जा रहा है। पढ़ाई लिखाई, आया जाया, समझ में आ रहा है ना, इसको कहेंगे पुनरुक्ति बोधक क्रिया। आगे देखते हैं हम लोग नाम धातु। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। जब भी किसी भी शब्द से अपशब्द की भावना का गंध है तो उसको जान जाइएगा कि नाम धातु क्रिया। इसका नाम धातु क्रिया क्यों नाम रखा गया है? नाम का मतलब होता है संज्ञा, मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से क्रिया को जोड़ने से नाम धातु क्रिया का, जैसे देखिए नाम का मतलब होता है संज्ञा, और नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं सर्वनाम, और विशेषण से भी ये बनते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया जोड़ने से नाम धातु क्रिया का क्या बनता है? निर्माण होता है। जैसे हाथ से हथियाना, लाज से लजियाना, लात से लतियाना, गाली से गरियाना, ये सब जो अपशब्द होते हैं, कहने का मतलब अब शब्द जो होते हैं, आना 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 आता है जो बार बार, तो जान जाइएगा नाम धातु क्रिया। जैसे देखिए शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, गर्म से गरमाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, धिक्कार से धिक्कारना, लाठी से लठियाना, तोतला से तुतलाना, लोभ से लुभाना, झूठ से झुठलाना, लाज से लजियाना, ये सारी की सारी क्या है? नाम धातु क्रिया है। आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यह भी यूपी पुलिस का बड़ा ही फेमस टॉपिक है, कई बार पेपर में आ चुका है। ध्यान से देखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है, तब वो हाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो पार्ट होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा।
एक होता है प्रेरक और एक होता है प्रेरित। एक होता है प्रेरक जो प्रेरणा देने वाला होता है, एक होता है जो प्रेरणा लेने वाला होता है। प्रेरणा देने वाला प्रेरक, प्रेरणा लेने वाला प्रेरित कहलाता है। कहने का मतलब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब आइए मैं आपको समझा देता हूं प्रथम और द्वितीय में क्या अंतर है। जैसे मूल धातु है, ये प्रथम प्रेरणार्थक है और ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। जैसे गिर से गिराना, गिराना का काम कौन कर रहा है? स्वयं कर रहा हूं, गिरा दिया मैंने। और गिरवाना दूसरे से करवा रहा हूं, जब दूसरे से करवाओगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक, स्वयं करोगे तो प्रथम प्रेरणार्थक। जैसे कट से काटना, मैंने खुद काटा है, और कटवाना दूसरे से कटवाया है तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। सुन से सुनाना, सुन से सुनवाना, सुनवाना क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। और सुन से सुनना प्रथम प्रेरणार्थक। उसी तरह से जागना जगवाना, बोलना बुलवाना, खाना खिलाना खिलवाना, खिलाना खिलवाना, खिलवाना मतलब दूसरे से खिलवाया है तो द्वितीय प्रेरणार्थक, खिलाना मतलब प्रथम प्रेरणार्थक। क्या आपको सारी बातें एकदम आसानी से समझ में आ रही है? तो उम्मीद है कि क्रिया को आपने एंजॉय किया होगा और आपने मेरे वीडियो में क्रिया को सीख भी लिया होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना स्नेह प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रहिए। धन्यवाद दोस्तों।